मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं औद्योगिकरण और शिक्षा। हम औद्योगिक क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने औद्योगिकरण और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा और उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किन पृष्ठभूमि औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही, फिर औद्योगिकरण का स्वरूप क्या था, किस तरह से उसका एक आकार स्वरूप हमारे सामने आया। और अब आज हमें देखना है कि शिक्षा का इसमें किस प्रकार से भागीदारी है। तो औद्योगिकरण एवं शिक्षा। एवं शिक्षा, औद्योगिकरण और शिक्षा का जो एक घनिष्ठ संबंध है, एक तरह से कहा जाए कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह मान सकते हैं कि औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से होती है, शिक्षा की जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से या औद्योगिकरण के माध्यम से पूर्ण होती है। इसीलिए इन दोनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति ये दोनों में एक दूसरे के माध्यम से करते हैं, इसी इनका घनिष्ठ संबंध माना जाता है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण हम देखते हैं तो सबसे पहला ही यहाँ पर हमारा आता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है कि एक की आवश्यकता दूसरे के माध्यम से पूर्ण होती है, इसीलिए इन्हें एक दूसरे का पूरक माना जाता है। फिर दूसरा है सामाजिक विकास में सहायक। सामाजिक विकास में सहायक। दूसरी बात जो है वो यहाँ पर यही है कि सामाजिक विकास में ये सहायक है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण है उसके माध्यम से जो है शिक्षा औद्योगिकरण है उसके माध्यम से समाज की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, समाज का जो है विकास होता है। शिक्षा उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों औद्योगिकरण का विकास होता है और समाज की आवश्यकताएं दोनों के माध्यम से पूर्ण होती है, जिससे कि समाज का उत्तरोत्तर निरंतर रूप से दिनों दिन विकास होता रहता है। अगली बात यहाँ पर आती है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, अगला जो यहाँ पर है वो आर्थिक विकास है। तो निश्चित है कि शिक्षा के माध्यम से नवीन तकनीकी का ज्ञान औद्योगिक क्षेत्रों को कराया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र उसका उपयोग करके और अपना आर्थिक विकास अधिक उत्पादन करते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे औद्योगिक इकाइयों में कार्य क्रिया का जो है निरंतर रूप से बढ़ता है, वैसे वैसे नई नई जानकारियां निकल कर आती है जो कि ज्ञान के उसमें क्षेत्र में वृद्धि करती है। इसीलिए ये आर्थिक विकास में दोनों तरफ से सहायता प्राप्त होती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नवीन ज्ञान उपलब्ध होता है जिसका उपयोग करते हुए उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास संभव होता है। अगला है कृषि विकास में सहायता। कृषि विकास, अब कृषि विकास कैसे? जैसे कि पहले एक समय था जबकि हल बैल के माध्यम से खेतों को जोता जाता था, बीज बोए जाते थे, हाथ से बीज बोए जाते थे, सब कुछ काम गुड़ाई बढ़ाई का सब काम व्यक्तिगत हाथ से हुआ करता था। लेकिन अब मशीनें आ गई हैं, खेत को जोतने का काम ट्रैक्टरों से होता है, बीज बोने तक का काम भी मशीनों के माध्यम से होने लगा है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा के माध्यम विज्ञान के माध्यम से ये नवीन आविष्कार होते हैं और उन आविष्कारों का उपयोग उन आविष्कारों के माध्यम से नवीन तकनीकें निकल कर आती हैं और उन नवीन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि हाथ से कार्य करने पर एक सीमित क्षेत्र में काम हो पाता है या अधिक समय में कम काम हो पाता है और जब शिक्षा के माध्यम से जो नवीन तकनीकों का विकास होता है तो उसमें कम समय में अधिक कार्य संभव हो पाता है। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में भी विकास संभव हो पाया है। फिर बाद में जीवन स्तर का विकास।
जीवन स्तर उच्च होना, क्योंकि निश्चित है कि कहना चाहिए कि आपके श्रम का आपको सही मूल्य आपको प्राप्त होता है, तो आपकी आर्थिक संसाधन आपके पास अधिक मात्रा में आते चले जाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी भौतिक सुख सुविधाएं या अपनी आवश्यकताओं के संसाधनों को जुटा पाना आपके लिए आसान हो जाता है और धीरे धीरे जीवन स्तर ऊपर होने लगता है। इसीलिए औद्योगिकरण और शिक्षा के माध्यम से कहा जाए कि आप में इस प्रकार के कौशल या योग्यताओं का विकास होता है कि आपको आर्थिक जो संसाधन है उनको जुटाने में आपको तकलीफ में अधिक आसानी से जुटा पाते हैं। एक समय था जब आपकी जो है आपके मेहनत का जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको आपका मेहनताना या आपको पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि औद्योगिक विकास के कारण ये परिवर्तन संभव हो पाया, इसीलिए जीवन स्तर भी ऊंचा हो पाता है। फिर बाद में मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। यहां एक चीज और हम देखेंगे, श्रम का उचित उपयोग, और एक चीज और है यहाँ पर कौशल का विकास एवं उपयोग। अब यहाँ पर तीन चीजें हमारे सामने हैं। पहला है मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग, श्रम का उचित उपयोग और कौशलों का विकास एवं उनका उपयोग। मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग से मतलब है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है उसको वही काम सौंपा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जैसे अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है उसको मशीन चलाने का काम सौंपा जाएगा तो निश्चित है कि वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा, सीखने के बाद करेगा, लेकिन जब तक योग्यता हासिल नहीं करता है तब तक उस कार्य को वो नहीं कर पाएगा। तो अर्थात वहां पर जो मानवीय संसाधन का अनुचित उपयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अकाउंट करने में होशियार है और उसको मशीन पे लगाया जा रहा है, यानी कि मानवीय संसाधन का जो है दुरुपयोग हुआ है, उपयोग नहीं है। लेकिन यहाँ पर मानवीय संसाधन का उचित उपयोग संभव हो पाया है क्योंकि व्यक्ति कौन सा किस कार्य को कर सकता है वो उसी प्रकार की नौकरी ढूंढता है और उसको उसी प्रकार का कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, इसीलिए मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग होता है। दूसरी चीज है श्रम का उचित उपयोग, कि जैसे ये था कि पहले जैसे बहुत अधिक कार्य करने के बाद भी उत्पादन कम होता था, तो यानी कि आपका बहुत अधिक श्रम करने पर आधा श्रम व्यर्थ चला गया, क्योंकि जितना उस श्रम के तुलना में जितना उत्पादन होना चाहिए था वो आपका उत्पादन नहीं होता, तो ऐसे में आपका श्रम व्यर्थ हो जाता है। वहीं पर औद्योगिकरण की वजह से आप जितना श्रम करते हैं उससे अधिक आपको उत्पादन मिलता है या उतना उत्पादन आपको प्राप्त हो जाता है, अर्थात आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसीलिए आपके श्रम का उपयोग उचित उपयोग होता है। फिर कौशल का विकास और उपयोग, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति को उसकी रुचि योग्यता और क्षमता के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करने का अवसर मिल पाता है, एक कौशल का विकास करने का अवसर मिल पाता है, जिससे कि वह एक उसी कौशल का विशेषज्ञता हासिल करके और औद्योगिकरण के कार्य में या अपने उसमें उसी क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय या कार्य करेगा, जिससे कि उसे अधिक धन की प्राप्ति होगी, उसके श्रम का और मानव संसाधन का सही उपयोग संभव हो पाएगा। हमारी नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अंतर्गत भी कौशल विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है, जिसमें कि कहना चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्तर से ही कौशल विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने पर विचार किया गया है। उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यानी कि यहां पर आकर भी प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना
सीख जाता है, क्योंकि कितना प्राकृतिक संसाधन, जैसे कौन कौन से प्रकृति से हमें संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग किस तरह से किया जाता है, कहाँ से उपलब्ध होंगे, हमें कितनी आवश्यकता है, इसका हमें एक, हम शिक्षित हैं, हमें पता है, तो शिक्षा के माध्यम से एक सही स्ट्रेटेजी बनाने का संभव जो प्रक्रिया संभव हो पाती है, और हम उतना ही उपयोग में लेते हैं, और फिर आज जितना बच भी जाता है तो हम इस चीज को सीख पाते हैं कि उसका संरक्षण कैसे किया जाए। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना भी जो है इसके माध्यम से संभव हो पाया है। अगला आता है रोजगार का विकास। रोजगार का विकास यानी कि निश्चित है कि आप में जिस प्रकार का कौशल है, आप उसी प्रकार का हर एक, मतलब आपको रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे औद्योगिक प्रक्रिया बढ़ती है, औद्योगिक इकाइयां बढ़ती है, औद्योगिक क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति उन्नति होती जाती है, वैसे वैसे रोजगार के अवसर बढ़ते चले जाते हैं, और शिक्षा आपको उसी के अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करके और आपको रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करती है। इसीलिए औद्योगिकरण और शिक्षा दोनों अनुनाश्रित माने जा सकते हैं। और मितव्ययता का विकास, मितव्ययता का विकास यानी कि अधिक, जैसे कि ये था कि किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, अब उसमें से, क्योंकि कच्चे माल में हर एक एक चीज काम नहीं आती, जो जितनी आवश्यकता है उतना काम में आता है, और जितनी अब नहीं आवश्यकता उतनी बची हुई चीज व्यर्थ हो जाती है। अब उसका भी उपयोग किया जा सकता है, उससे भी, जैसे कि हमारे खेतों से फसलें उगती हैं, उसमें जो है वो पीछे जो खल बचती है उसको जलाने की परंपरा है। अब यहाँ पर उस खल को जलाने की बजाय उससे ईंटें बनाना है या अन्य जो है संभव संसाधन है, उसको बनाने की नई जो है परंपरा या नई विधि निकल कर आई है। यानी कि जो एक वेस्ट हो चुका है उसको भी उपयोग में लाने की, वेस्ट में से बेस्ट बनाने की जो एक परंपरा है, उसके माध्यम से मितव्ययता का विकास होता है। किसी भी संसाधन को कितने सीमित मात्रा में, सीमित संसाधन का उपयोग करते हुए अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, एक एक मतलब कि जितना कच्चा माल है उसको एक एक उसका तिनका कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इसका शिक्षण या इसका जो है नई नई विधियों का आविष्कार दिन प्रतिदिन होता है, जिससे कि संसाधन की व्यर्थता या व्यर्थ रह जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। इसीलिए औद्योगिकरण और शिक्षा एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण रूप से अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि औद्योगिक विकास के साथ में ये कहा जाए कि शिक्षा का विकास होता है, और शिक्षा के विकास के साथ में औद्योगिकरण का विकास होता चला जाता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा यही ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके आधार पर हमारा एक प्रश्न रहेगा कि औद्योगिकरण एवं शिक्षा एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे समझाइए। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं पहले तो घर से बाहर निकलिए ही मत। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कीजिए। खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।